हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मेहनत भी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट को आपको ध्यान से जरूर देखना है, क्योंकि बहुत सारे इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ में बैठिएगा, ऐसे बैठिएगा कि जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हों। ठीक है, याद रखिएगा कि आपका जो एग्जाम है वो माइनस मार्किंग के साथ है। तो माइनस ऐसा समझिएगा कि कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको गलत नहीं लगाना है। ठीक है, तभी आप अपने एग्जाम में सफल हो सकते हैं। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ में बैठना है आपको, और कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। बस आपको एक काम करना है यहाँ पर कि यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। चलिए, आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है स्क्रीन पर। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। ऑप्शन ए है, कह रहा है 22 जुलाई 1947 को, 28 जुलाई 1947 को, 17 जुलाई 1947 को और 22 जुलाई 1948 को। चलिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सही आंसर इसका क्या होगा। चलिए, तो देखिए, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। देखिए, इसके अलावा यहां से प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं समझिएगा। देखिए, यदि आपसे पूछता है कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, ये नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय पंचांग को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था, पूछा जाता है बेटा, बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग शक संवत क्या है हमारा, शक संवत, शक संवत। ठीक है, शक संवत है। यदि आपसे पूछता है कि देखिए शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था, तो मैंने आपको बताया है, यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखे हो, शक संवत को कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। ठीक है, उसके द्वारा शक संवत को चलाया गया था। तो देखिए, जो हमारा कैलेंडर है वो किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। और भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पंचांग पूछा जाता है कि कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए, अब देखिए यहां पर एक डेट है, यहां पर आप इसको भी समझ लीजिएगा। देखिए 24 जनवरी आपसे पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पूछता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, जब आपका राष्ट्रगान अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, याद रखिएगा, वही अंतिम बैठक थी संविधान सभा की। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। चलिए, यदि आपको मालूम है इसका आंसर तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज के दो रंग होते हैं, एक तो होता है लाल और दूसरा कौन सा होता है आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है हरा होता है, नीला होता है, या फिर पीला होता है, नारंगी होता है। चलिए, तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आधिकारिक ध्वज होता है, देखिए कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा। तो एक कलर होता है लाल और एक इसमें होता है पीला। ठीक है, तो सॉरी, नीला, क्या होता है, नीला। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्वज है उसमें दो कलर होते हैं, एक तो लाल कलर होता है और एक होता है नीला होता है, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब देखिए कुछ यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। चलिए, देखिए, यदि आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का मुख्यालय कहां पर है, ठीक है, पुलिस विभाग का मुख्यालय कहां पर है, प्रयागराज। ठीक है, कहां पर है, प्रयागराज में। आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा थाना कौन सा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा थाना कौन सा है, वो है विभूति थाना। विभूति
कौन सा है? विभूति खंड थाना लखनऊ, जो अभी हाल ही में बना है इसकी नई बिल्डिंग। ठीक है, विभूति खंड थाना है जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना है। कहां पर है? लखनऊ में है। ठीक है, पूछता है आपसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो याद रखिएगा आईपीएस होता है। कौन होता है? आईपीएस। उत्तर प्रदेश का पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है? उत्तर प्रदेश पुलिस का। ठीक है, तो कौन होता है? आईपीएस, मैंने बताया है। और वर्तमान में जो आईपीएस अधिकारी हैं कौन है? विजय कुमार। विजय कुमार, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल थानों की संख्या कितनी है, वो है 1526 थाने हैं कुल। ठीक है, 75 जिलों के अंतर्गत कुल कितने थाने हैं? 1526 थाने हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का टोल फ्री नंबर क्या है, ये तो आपको मालूम होगा। चलिए, कौन सा है? 112। ये सभी जानकारी जरूरी है बेटा आपको देनी, क्योंकि आप दे रहे हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एग्जाम। ठीक है, इसमें ये प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हर्यंक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ है? ऑप्शन ए कह रहा है मौर्य वंश का, शिशुनाग वंश का, नंद वंश का, कुषाण वंश का। चलिए थोड़ा सा समझते हैं, इसके बाद में आप खुद इसका आंसर देंगे, गारंटी है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए, और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए, तो देखिए कह रहा है हर्यक वंश, तो थोड़ा सा हर्यक वंश को समझना है। यदि आपसे पूछता है कि हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, बेटा बिंबिसार के द्वारा। ठीक है, बिंबिसार, मगध का जो वंश हुआ वो कौन सा? हर्यंक वंश था। और हर्यंक वंश की स्थापना किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा की गई। यदि इसकी बात करते हैं कि जो बिंबिसार है वो किस धर्म का अनुयायी था, तो वो था बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था कौन? बिंबिसार। यदि पूछा जाता है कि हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, तो उदयन का पुत्र। ठीक है, कौन? उदयन का पुत्र हुआ नाग दशक। ठीक है, कौन? उदयन। ठीक है, उदयन का पुत्र हुआ नाग दशक। और नाग दशक का आमंत्र कौन था? आमंत्र था शिशुनाग। शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग ने क्या किया कि नाग दशक को उसके पद से हटा दिया और मगध पर एक नए वंश की नींव डाली, जिसको हम क्या बोलते हैं? शिशुनाग वंश बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये तो था यहां पर आंसर। चलिए, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा की गई। और हर्यंक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? शिशुनाग वंश का। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नंद वंश। देखिए, हर्यंक वंश से आया शिशुनाग वंश, इसके बाद कौन सा वंश आता है? नंद वंश। तो नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा? महापद्मनंद। महापद्मनंद के द्वारा की गई नंद वंश की स्थापना। और नंद वंश का अंतिम शासक हुआ घनानंद। घनानंद जो किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। ये पूछे जाते हैं प्रश्न, सिकंदर के समकालीन था घनानंद। ठीक है बेटा, घनानंद का युद्ध किसके साथ में हुआ? मौर्य वंश के राजा हुए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसके बाद में, जबकि देखिए जो नंद वंश है इसके बाद में मौर्य वंश आएगा, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूं कि मौर्य वंश के राजा कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में युद्ध हुआ घनानंद का। ठीक है, तो प्रश्न यहां से बनता है कि घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? तो याद रखना है चाणक्य। ठीक है, जिनके द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई बेटा, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, घनानंद को हराने में मदद की थी किसने? चाणक्य ने। ठीक है, तो जब घनानंद हार गए तो उसके बाद में जो उदय हुआ किस वंश का हुआ? मौर्य वंश का। और मौर्य वंश के राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य। तो नंद वंश यहां पर आपका खत्म हुआ। अब आते हैं मौर्य वंश पर। मौर्य वंश से कैसे प्रश्न बनते हैं? आंसर हमारा शिशुनाग वंश हो जाएगा। तो मौर्य वंश था बेटा, जो मौर्य वंश पर शासन किसका हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध हुआ किसके साथ में? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। यहां से मैं सिर्फ प्रश्न बता रहा हूं,
ऐसे पॉइंट बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मुझे सारा कवर नहीं करना, ठीक है भाई। यदि मुझे सारा समझाना होता तो आप बुक ले लीजिए आप बाजार से, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट हैं जहां से प्रश्न बनता है वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनका युद्ध हुआ सेल्यूकस के मध्य, और सेल्यूकस की इसमें हार हुई, ठीक है, ठीक है। तो यहां से प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, वो थी इंडिका, ठीक है, जिसमें भारत का वर्णन किया गया, इंडिका। तो यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? मेगास्थनीज रहता था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इंडिका पुस्तक लिखी गई। ये थे यहां से प्रश्न। कुषाण वंश, यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखे हैं तो मैंने कुषाण वंश वहां पर पूरा यहाँ पर डिटेल में बताया है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो बेटा कुषाण वंश की बात करते हैं तो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिशस के द्वारा की गई, और कुषाण वंश के जो सबसे ज्यादा प्रतापी राजा हुए वो हुए कनिष्क। कनिष्क के द्वारा बेटा शक संवत का भी निर्माण किया गया, ठीक है, शक संवत चलाया गया था। पूछा जाता है कि शक संवत किसके द्वारा चलाया गया? कनिष्क के द्वारा चलाया गया, कुषाण वंश के राजा, ठीक है। पूछा जाता है कि कुषाण वंश के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कहां पर हुई थी? कुंडलवन में, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। चलिए, कौन थे? अश्वघोष। बेटा जो अश्वघोष थे वो कुषाण, ठीक है, जो अश्वघोष थे वो कनिष्क के राजकवि थे, ठीक है। इसके बाद में बात आती है चरक। जो चरक थे वो कनिष्क के राजवैद्य थे, और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो लिखी गई चरक संहिता। इतने पॉइंट यहां से आपको याद रखना है। आंसर होगा आपका शिशुनाग वंश। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि बी आकार की घाटी कौन बनाता है? नदी बनाती है, हिमनद, पवन, समुद्री लहर। चलिए तो देखिए, आपने एक चित्र देखा होगा कभी कभी अपने घरों में भी, ये आपके यहाँ पर कोई तस्वीर टंगी होगी ऐसे। जो सूर्योदय का जो चित्र होता है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक नदी निकलती है, यहाँ से ऐसे निकल जाती है, यहाँ पर उगता हुआ सूरज दिखाई देता है। तो यही है यहाँ पर वी घाटी, ठीक है। जो वी घाटी का निर्माण होता है वो होता है युवा नदियों के द्वारा। जो युवा नदियाँ होती हैं इनके अपर्दन के कारण होता है, क्योंकि जो युवा नदियाँ होती हैं इसमें तेज बहाव होता है, ठीक है। तो ये अपर्दन करती हैं, ठीक है, माटी इसमें ज़्यादा कटती है, तो इसके कारण होता है वी घाटी का निर्माण। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हिमनद के कारण होता है यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनद के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए कह रहा है कि सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, सौराठ मेला, वैशाली मेला। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं अपना आंसर। जो सोनपुर मेला है इसको क्या बोलते हैं? हरिहर क्षेत्र मेला बोला जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद पूछोगे सर कि यहाँ पर कौन सा प्रश्न है जो ऐसा जो एग्जाम में बनता है यहाँ से। चलिए तो देखिए, सोनपुर से बनता है, पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है? सोनपुर में, ठीक है। वो कौन सा मेला है? सोनपुर पशु मेला, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर, बिहार में, ठीक है। बिहार का जो सोनपुर है वहां पर लगता है। यदि आपसे पूछता है कि कहां पर लगता है, किस नदी पर लगता है, किस नदी के किनारे पर लगता है, तो गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी के किनारे ये मेला लगता है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट नोट करते चलिएगा। आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला कौन सा है? वो है पुष्कर मेला, ठीक है, पुष्कर मेला। पुष्कर मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? राजस्थान में, राजस्थान के पुष्कर में। यह ऊंटों का दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, वो है कुंभ मेला। कुंभ मेले का आयोजन प्रति 12 वर्ष के बाद किया जाता है, ठीक है, 12 वर्ष के बाद इस मेले का आयोजन किया जाता है। और भारत की बात करते हैं तो भारत में यह मेला 4 जगह पर लगता है।
कितने जगह पर? 4 स्थानों पर। एक तो हो गया आपका प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में लगता है ये प्रयागराज में, ठीक है। दूसरा है नासिक, उज्जैन, ठीक है, सॉरी नासिक और उज्जैन, नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश। और चौथा जगह है हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड। तो कहाँ कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में, ठीक है, कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा देखिए और एक दो पॉइंट देख लीजिएगा कौन कौन से हैं यहाँ पर जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज में देखिए अभी वर्तमान में पूछा जाता है कि मकर संक्रांति के समय प्रयागराज में कौन सा मेला लगता है उत्तर प्रदेश में, तो वो है माघ मेला, ठीक है। अभी वर्तमान में ये माघ मेला चल रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। चलिए, तो जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि हरिहर क्षेत्र मेला किसको बोला जाता है? सोनपुर मेला को बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? ऑप्शन ए मछली है, चील है, मोर है, गेंडा। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रतीक है उसमें बेटा जोड़े में मिलती हैं क्या? मछलियां, जोड़े में होती है मछली, ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा, जोड़े में होती है मछली, ठीक है। और घेरादार यहां पर फूल के चित्र बने होते हैं, ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा। प्रश्न बनता है यहां से, इसलिए मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं। और जो ऊपर होता है वो होता है राष्ट्रीय चिन्ह, क्या? अशोक चक्र, ठीक है। तो अशोक चक्र होता है, जोड़े में 2 मछलियां होती हैं और घेर कर क्या बना होता है? फूल बना होता है। तो देखिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा जीव होता है? मछली होती है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय यहां पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रतीक, यदि राजकीय प्रतीक की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, ठीक है, राजकीय चिन्ह से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है इसमें क्या क्या होता है। चलिए तो देखिए एक वृत्त होता है, एक वृत्त, 2 मछलियां होती हैं, ठीक है, वो यहां पर भी 2 मछलियां हैं, ठीक है, 2 मछलियां होती हैं और एक तीर धनुष होता है, एक तीर और धनुष होता है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है, तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी कौन सा है, तो वो है सारस। ये पूछे जाते हैं पॉइंट, ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है उत्तर प्रदेश का, तो राजकीय पुष्प है पलाश, जिसको हम टेंसू बोलते हैं, ठीक है, पलाश। चलिए तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रतीक है कौन सा जीव होता है? मछली होती है, ठीक है, जोड़े में। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बी कह रहा है कनिष्क ने, अशोक महान ने, उदयन ने। तो देखिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपका हर्यंक वंश था, हर्यंक वंश का अंतिम शासक हुआ नाग, ठीक है, उसके पिता हुए उदयन हुए। तो उदयन की जो राजधानी बनाई थी, पहले राजधानी थी राजगृह, ठीक है, राजगृह, बाद में कौन सी इनके द्वारा पाटलिपुत्र बनाई गई। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नाग दशक के पिता कौन हुए? उदयन, ठीक है। जो अंतिम हर्यंक वंश का शासक था वो नाग दशक था, नाग दशक के पिता उदयन। उदयन की जो राजधानी थी पहले वो कौन थी? राजगृह। राजगृह से इन्होंने अपनी जो राजधानी शिफ्ट की थी वो कहां की थी? पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, उदयन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? झाली, ऑप्शन बी गरबा, कर्मा, जट जटिन। तो देखिए झाली और झोरा ये दोनों नृत्य कहां के हैं? हिमाचल प्रदेश। गरबा हो गया, दांडिया हो गया,
ठीक है, डांडिया हो गया और टिप्पाणी, ये कहाँ के हैं? गुजरात के लोक नृत्य। कर्मा हो गया, ठीक है, नौटंकी, इसके अलावा चरकुला जो ब्रज क्षेत्र में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो ब्रज क्षेत्र है वहां पर प्रचलित है, चरकुला हो गया। राई बुंदेलखंड का जो एरिया है, ठीक है। इसके अलावा ढीबर और धुरिया, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। धुरिया ये कहाँ के नृत्य हैं? उत्तर प्रदेश के। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो जट जाटन है ये है बिहार का लोक नृत्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? आपको बताना है कि जो काला सागर है वो किस देश के सापेक्ष दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है रूस, फ्रांस, श्रीलंका, ब्रिटेन है, ब्रिटेन, ठीक है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जो काला सागर है वो किस देश के सापेक्ष दक्षिण में है? रूस देश के, ठीक है। रूस हो गया और यूक्रेन, ठीक है। रूस और यूक्रेन के सापेक्ष काला सागर की स्थिति क्या है? दक्षिण, ठीक है। अब देखिए काला सागर, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि कौन कौन से देश कहां पर हैं, ठीक है। चलिए, जो काला सागर है वो कुल 6 देशों के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। कितने देशों के साथ में सीमाबद्ध है? 6 देशों के साथ में सीमाबद्ध है। मान लीजिए ये है आपका काला सागर, ठीक है। काला सागर के दक्षिण में है तुर्की देश। काला सागर के दक्षिण में कौन सा देश है? तुर्की देश। काला सागर के उत्तर पूर्व, ये हुआ ना उत्तर पूर्व, ठीक है, ये पूर्व हुआ, ये उत्तर। तो उत्तर पूर्व में कौन कौन से देश हैं? रूस हो गया एक, तो आपका यूक्रेन, जो यूक्रेन है वो कुछ यहां पर है, ठीक है, यूक्रेन हो गया, और जॉर्जिया, ये 3 देश हैं उत्तर पूर्व में, ठीक है। पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में है बुल्गारिया और रोमानिया, बुल्गारिया और रोमानिया, ठीक है। तो कुल कितने देश हो गए? 6 देश। पश्चिम में है बुल्गारिया और रोमानिया। काला सागर के सापेक्ष दक्षिण में कौन सा देश है? तुर्की है। उत्तर पूर्व में है रूस, यूक्रेन और जॉर्जिया, ठीक है। जो हमारा सही आंसर होगा वो रूस होगा। देखिए रूस की स्थिति कहां पर है? उत्तर में है, ठीक है, यहां पर। अब इसके सापेक्ष ये होगा आपका दक्षिण। तो रूस के सापेक्ष जो काला सागर की स्थिति है वो कहां पर है? दक्षिण में। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, यहां से एक प्रश्न और बनता है, पूछा जाता है कि काला सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो याद रखना है आपको, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है काला सागर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 24 जनवरी, 12 जनवरी। तो देखिए 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। 24 जनवरी को मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस। और 12 जनवरी को मनाते हैं युवा दिवस। जो आज का दिन है बेटा 12 जनवरी का, उसे क्या, आज के दिन क्या मनाते हैं 12 जनवरी को? युवा दिवस। युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, ठीक है। आज है स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। चलिए अब देखिए उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को क्यों मनाते हैं समझिएगा। 1950 के पहले जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो था संयुक्त प्रांत, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 के बाद में इसका नाम क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। तो उसी दिन को क्या है 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में हम जानते हैं। अब देखिए यहीं से एक और प्रश्न है, पूछा जाता है प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? जो उत्तराखंड है पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जैसे पूर्वांचल है अभी, वैसे ही उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। कब अलग हुआ था? देखिए 9 नवंबर
सन 2000 में, ठीक है। 9 नवंबर सन 2000 में अलग हुआ था उत्तराखंड, और 9 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है, उत्तराखंड दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए कह रहा है, देखिए खरीफ की फसल कब काटी जाती है, जून जुलाई में, मार्च अप्रैल अक्टूबर नवंबर और जनवरी फरवरी। तो देखिए खरीफ की फसल, तो फसलें देखिए, फसलें 3 प्रकार की आपकी होती हैं। एक तो खरीफ की फसल हो गई, रबी की फसल हो गई और जायद। जायद की, खरीफ की कौन कौन सी फसल होती हैं, एक तो देखिए धान हो गया, ज्वार बाजरा मक्का, ज्वार बाजरा मक्का, ये है खरीफ की फसल। जो खरीफ की फसल होती है इसको बोया जाता है जून जुलाई में और काटा जाता है अक्टूबर नवंबर में। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रबी की फसल, रबी की फसल है चना हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, सरसों हो गया, ये है आपकी रबी की फसल। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है। जायद, जायद की फसल होती है कौन कौन सी, एक तो तरबूज हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, ठीक है, ये होती है जायद की फसल। और जो जायद की फसल होती है इसको मार्च अप्रैल में बोते हैं, जून जुलाई के अंतर्गत काट लिया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश की राजधानी और देश की मुद्रा से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट जरूर कर लीजिएगा, जो भी यहाँ पर पॉइंट बताता चला जा रहा हूँ मैं, ठीक है, सभी नोट करते चलिएगा। और देखिए ध्यान से सुनते जरूर चलिएगा, जो भी पॉइंट है यदि आप नहीं लिख रहे हैं तो सुनते चलिएगा, ठीक है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न है बेटा जो आपके एग्जाम में, देखिए यूपी स्पेशल से है, बहुत सारे प्रश्न हैं जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि आप कोई भी यहाँ पर एक प्रश्न भी यदि आप मिस करते हैं तो आपको बहुत बड़े, क्योंकि देखिए एक प्रश्न के साथ में मैं कम से कम यहाँ पर 5-6 ऐसे पॉइंट बताता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है, तो आपका नुकसान ही होने वाला है यदि आप मिस करते हैं किसी भी पॉइंट को। तो दोस्तों यदि आपको सभी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही हों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए कह रहा है स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन देश की राजधानी बताना है। ऑप्शन ए हेलसिंकी है, स्टॉकहोम है, वियना है या फिर कीव। तो देखिए हेलसिंकी, हेलसिंकी है इसकी राजधानी, फिनलैंड, हेलसिंकी है फिनलैंड की राजधानी है, ठीक है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, ठीक है। वियना, वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। कीव यूक्रेन की राजधानी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए मुद्राएं, पूछा जाता है कि कौन से देश से कौन सी मुद्रा संबंधित है। जैसे देखिए रुपया से संबंधित कौन कौन सी मुद्राएं हैं, ऐसा भी प्रश्न बनता है एग्जाम में। जैसे देखिए भारत हो गया, रुपया है मुद्रा, ठीक है। नेपाल हो गया, नेपाली रुपया है मुद्रा। पाकिस्तान हो गया, ठीक है। श्रीलंका हो गया। तो अलग अलग देश हैं और अलग अलग देश की अलग अलग मुद्राएं हैं, तो यहां से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। जैसे देखिए बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका होगी, ठीक है। चलिए तो देखिए फिनलैंड की जो मुद्रा है इसे बोलते हैं मारक्का, फिनलैंड की मुद्रा मारक्का। स्वीडन की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं क्रोना। ऑस्ट्रिया की मुद्रा है सीलिंग, ठीक है। और यूक्रेन की मुद्रा है हेरविनिया, ठीक है। तो ये नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद ने रखी थी। बड़े गुलाम अली खान, बख्शू खां, बिस्मिल्लाह खान, अमजद आल खान। चलिए तो देखिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, उस्ताद बख्शू खां के द्वारा, ठीक है। जो लखनऊ घराना था इसकी नींव उस्ताद बख्शू खां के द्वारा रखी गई। और जो बख्शू खां थे ये तबला बजाते थे, क्या तबला, वाद्य यंत्र। पूछा जाता है कि बख्शू खां के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था, वो था तबला वादक थे, ठीक है।
देखिए यहां से प्रश्न है और भी घुमा के कैसे पूछ सकता है। यहां पर दूसरा प्रश्न है, क्या बनेगा, पूछा जाता है कि लखनऊ घराने की नींव किसके संरक्षण में रखी गई। ठीक है, तो देखिए अवध के आखिरी नवाब हुए, अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह। कौन हुए? अवध के आखिरी नवाब हुए वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह के संरक्षण में लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई? बख्शू खां के द्वारा रखी गई। ठीक है, यहां से ये प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फलों का, शाक सब्जियों का, फूलों का, वनों का। चलिए तो देखिए फलों का जो अध्ययन है कहलाता है पोमोलॉजी। ठीक है, शाक सब्जियों और उद्यान से संबंधित, ठीक है, शाक सब्जियों और उद्यान से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? उद्यान कृषि से संबंधित जो अध्ययन होता है वो होता है हॉर्टिकल्चर। फूलों का अध्ययन होता है फ्लोरिकल्चर। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पक्षियों से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, केंचुए के पालन को क्या बोला जाता है? और अंगूर के, ठीक है, खेती को क्या बोला जाता है? ठीक है, ये दो आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए घबराइएगा नहीं, जो पूछा है आपको बनता है तो कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं बनता है तो कल मैं आप यहां पर उसी से संबंधित प्रश्न लूंगा, तो उसमें सारी जानकारी। देखिए मेरा यहां पर उद्देश्य है कवर करना, आपको इकट्ठा भी नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको सभी चीजें आपके दिमाग में डालनी है, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, चलिए तो देखिए प्रश्न है आपके सामने अगला, कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन आयरलैंड राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा है। चलिए तो देखिए जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिला में, और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहां पर है? लद्दाख में, लद्दाख में है। और ये फेमस किस लिए है? हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। कहां पर? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पर जो है कह रहा साउथ बटन आयरलैंड राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, यह है आपका अंडमान निकोबार द्वीप पर है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड के नैनीताल में। ठीक है, और जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आयरलैंड राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए अनुच्छेद 66 आपको याद रखना है, अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? संसद के दोनों सदन भाग लेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य लेंगे, मतलब संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, समझिएगा। देखिए जब भी जनता के द्वारा कोई प्रतिनिधि चुना जाता है, जब भी कोई चुनाव होता है, ठीक है, तो वहां क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। और यहां कैसे हो रहा है? जो राज्यसभा है और लोकसभा, यहां पर जो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने गए हैं, जो भी संसद चुने गए हैं, ठीक है, उनके द्वारा निर्वाचन होता है किसका? उपराष्ट्रपति का। तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 ईस्वी में आयोजित बेलगांव अधिवेशन
अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी। चलिए तो देखिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। बेटा जो 1924 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है, समझिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न बनता है, यहां से पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा अधिवेशन बताइए जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे हैं। तो वो था आपका बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, 1924 का बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न यहां पर हमारा हो गया। दूसरा प्रश्न कैसे बनता है? यहां से प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार किस अधिवेशन में हिस्सा लिया? महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिस्सा लिया? तो देखिए 1901 का अधिवेशन, 1901 का कलकत्ता अधिवेशन था। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। पहली बार इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी पहली बार उस क्या थे? अध्यक्ष थे। तो जो 1901 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे दिनसा ई वाचक। ठीक है, चलिए देखिए इसके अलावा प्रश्न और भी एक दो सुन लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ है उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, और जो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ वो कहां पर हुआ था? याद रखना है बंबई में हुआ था। ठीक है, बंबई में हुआ था। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, पूछा जाता है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले ऐसे अध्यक्ष बताइए जो मुस्लिम थे। ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि माघ मेला बताना है आपको कि किस दिन शुरू होता है। ऑप्शन ए मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, अध्यक्ष। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। माघ मेला का आयोजन कहां पर किया जाता है? प्रयागराज में अभी वर्तमान में चल रहा है माघ मेला। ठीक है, कब किया जाता है? मकर संक्रांति पर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाअधिवक्ता का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 162, 165, 166, 166। चलिए तो देखिए अनुच्छेद 165 ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो अधिवक्ता होता है, ठीक है, क्या होता है समझिए। इसका कार्य होता है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर क्या करना? परामर्श देना। किसको? राज्य सरकार को परामर्श देना। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है अनुच्छेद 165 करता है, 65 कहता है कि महाअधिवक्ता, ठीक है, कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल। अब कार्यकाल की बात आती है, तो देखिए जो कार्यकाल है महाअधिवक्ता का वो होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। मतलब जब तक राज्यपाल का मन हो, जब तक राज्यपाल चाहे तब तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, कौन? महाअधिवक्ता। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कह रहा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, एवोगाद्रो संख्या। तो देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बस आज इतने ही प्रश्न हैं, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपने आज यहाँ पर कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके द्वारा यहाँ पर कुल कितने प्रश्न सही किए गए हैं। जो हमारा उद्देश्य है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेने का, आपकी तैयारी को परखने का और उसी के अनुसार आपको अध्ययन कराने का। ठीक है, चलिए तो कमेंट कर दीजिएगा कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, और दोस्तों जो भी भाई बहन देखिए चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।